नमस्कार। आज हम बात करेंगे धन योग की। धन जो कि कलयुग में बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति धनी होना चाहता है। हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को धनी बनाते हैं, सामान्य धनी बनाते हैं, बहुत अधिक धनी बनाते हैं और इत्यादि। ये जो है कि हम ज्योतिष के हर एक विषय को, हर एक सिस्टम को, मेरी प्रैक्टिस जो है उसमें मैं पराशर, जैमिनी और अन्य भी कई सारी विद्याओं का इस्तेमाल करता हूँ। तो उन सारी विद्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखेंगे कि धन योग कैसे जो है कि ज्योतिष में बनता है, और कुछ उदाहरण कुंडलियों के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि धन योग कैसे काम करता है। सबसे पहले मूलभूत तौर पे हम धन योग को समझ लें। जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, पराशरी ज्योतिष जिसको कहें, पारंपरिक ज्योतिष जिसको कहें, भाव भावेश कारक की अगर हम बात करते हैं तो भाव में कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो, और जो एकादश भाव है वो, ये दोनों भाव, द्वितीय एवं एकादश भाव, धन को दर्शाते हैं। एकादश भाव ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकम, आय को दर्शाता है, और द्वितीय भाव धन, रिसोर्स, संपत्ति को दर्शाता है। तो गौरतलब सी बात यह हो गई कि अगर एकादश भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा, द्वितीय भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में अच्छे ग्रह होंगे तो व्यक्ति धनी होगा। अब जहां तक ग्रहों की बात करें तो देखिए, शुभ ग्रह अगर द्वितीय या एकादश भाव में होते हैं तो शुभ ग्रह होने से क्या होता है कि व्यक्ति शुभ मार्ग से धन कमाता है। अशुभ ग्रह होते हैं तो अशुभ मार्ग से, पाप मार्ग से धन कमाता है। धन दोनों ही मामले में कमा सकता है। धन कमाने के लिए जरूरी है ग्रह का बली होना, क्योंकि जब किसी भाव पे बली ग्रह का प्रभाव होता है तभी उस भाव का फल बली प्रकार से, उत्कृष्ट प्रकार से, मुख्य प्रकार से, मुख्य तौर से आता है। तो जरूरी है भाव में बलि ग्रह का होना, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह हो। पाप ग्रह होगा पाप मार्ग से धन कमाएगा, शुभ ग्रह होगा शुभ मार्ग से धन कमाएगा, इत्यादि। बट इसमें भी पाप ग्रह है, देखिए वक्री होकर के भी बलि हो सकता है, तब ही केवल वो पाप मार्ग से धन देता है। जनरली अगर पाप ग्रह स्वराशि, मूल त्रिकोण, वर्गोत्तम इत्यादि हो जाएगा तो अपना पाप स्वभाव छोड़ता है, शुभ स्वभाव लेने की ओर अग्रसर होता है, तो उसमें भी फिर पाप मार्ग से धन नहीं कमाता होता। तो द्वितीय एकादश भाव में बलि ग्रह हो, वक्री ग्रह हो, उच्च ग्रह हो, स्वराशि हो, मूल त्रिकोण हो, वर्गोत्तम हो, अपने स्वामी द्वारा देखा जाता हो, मतलब जिस राशि में ग्रह बैठा हो उस राशि के स्वामी के द्वारा दृष्ट हो, ये सारे बलि ग्रह हैं, द्वितीय एकादश भाव में होंगे तो धन की स्थिति अच्छी होगी। इसमें अगली बात आती है द्वितीय एकादशेश की। भाव बलि हो, भाव में बलि ग्रह हो, भाव के स्वामी को भी बलि होना चाहिए। द्वितीय एकादशेश बलि होंगे कुंडली में, वही पहले वाली स्थितियां, वक्री होंगे, मूल त्रिकोण में होंगे, स्वराशि में होंगे, उच्च में होंगे, वर्गोत्तम में होंगे, स्वनवांश में होंगे, उच्च नवांश में होंगे, जिस राशि में होंगे उसके स्वामी के द्वारा युति दृष्टि होगी। तो द्वितीय एकादश भाव के स्वामी बलि होंगे तो बलि होने से भी कुंडली में धन रहेगा। ये तो मुख्य प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। मैंने अपने अनुभव में यह पाया है कि लग्न जो है, लग्न दिखाता है आपको, व्यक्ति को। तो ये जो धन योग बनता है, जो द्वितीय एकादश भाव में जो बलि ग्रह बैठा है, द्वितीय एकादशेश की जो बलि स्थिति है, उसका किसी न किसी प्रकार से लग्न लगने से संबंध होना चाहिए। लग्न लगने से संबंध होता है तभी व्यक्ति स्वयं धनी होता है, अन्यथा धन उसके आसपास रहता है, व्यक्ति स्वयं धनी हो यह जरूरी नहीं। तो यह एक मुख्य बात है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुंडली में त्रिकोण भाव, पंचम और नवम भाव जो है वो भाग्य के भाव कहे जाते हैं। और जहां तक धन की बात है, कहावत भी है कि किस्मत से ज्यादा भाग्य से अधिक किसी को मिलता नहीं है कुछ। तो भाग्य में किस्मत है कि नहीं, इसके लिए जरूरी यह है कि द्वितीय एकादशेष का नवम भाव, नवमेश, पंचम भाव, पंचमेश से संबंध हो। अगर ऐसा है तो व्यक्ति के भाग्य में धन लिखा है, ऐसा कहना चाहिए। नवम भाव, नवमेश, पंचम भाव, पंचमेश से संबंध ना भी हो फिर भी व्यक्ति धनी हो सकता है, लेकिन फिर वो धन भाग्य में नहीं है। वो धन, अब क्योंकि कुंडली में बली है तो पुरुषार्थ से धन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भाग्य में धन नहीं है।
भाग्य में धन नहीं है, पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है का जनरली ये मतलब होता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति इत्यादि नहीं मिलती ज्यादा, पढ़ाई लिखाई भी व्यक्ति ठीक से नहीं कर पाता, और अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से ही व्यक्ति को जो है कि धन कमाना पड़ता है। ये मुख्य तौर पे हो गई भाव भावेश की बात। पंचमेश और नवमेश ऐसे भी अगर कुंडली में एक दूसरे से संबंध रखते हो तो मैं समझता हूं कि अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा योग बनता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में भाग्यशाली भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने में सहायता अवश्य ही मिलती है, यह बात कही जाए। ये तो मूलभूत तौर पे बेसिक धन योग हुआ। इसके बाद रही बात कारक की, तो धन के लिए देखिए चंद्रमा को मैं कारक लेता हूं, क्योंकि समुद्र मंथन से जो 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई उसमें लक्ष्मी के पहले चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। इस हेतु जनरली मैं क्लास में मजाक मजाक में चंद्रमा को लक्ष्मी का बड़ा भाई कह देता हूँ, हैं भी बड़े भाई इस हिसाब से देखें तो। चंद्रमा जो है कि चंद्रमा धन का कारक है। कुंडली में चंद्रमा जितना बली होगा, जितना अच्छा होगा, उतना व्यक्ति धनी होगा। और धनी होने से भी ज्यादा जरूरी यह है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकेगा। अन्यथा अगर चंद्रमा कमजोर हो तो मानसिक दुर्बलता के कारण, खराब मूड होने के कारण जनरली व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठता है, तो वो ना हो इसके लिए जरूरी है कि चंद्रमा बली हो गए। दूसरी बात यह है कि धन की जहां तक बात करेंगे तो कुंडली में जो है कि चंद्र योगों में धन ठीक ठाक स्थिति जो है कि बताता है। केमद्रुम योग के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में कोई ग्रह नहीं होता, इसमें कोई ग्रह नहीं होता में सूर्य राहु केतु को भी कोई ग्रह नहीं है ऐसा ही माने, सूर्य राहु केतु को ग्रह नहीं मानते। चंद्रमा से द्वितीय द्वादश दोनों में से किसी भी भाव में ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग होता है। कहते हैं केमद्रुम योग होने से व्यक्ति के पास धन नहीं होता, व्यक्ति गरीब होता है। मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया कहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता। केमद्रुम योग वाला व्यक्ति भी धनी हो सकता है। और ये बात नहीं है कि जिसके केमद्रुम ना हो, सुनफा अनफा योग हो, चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में ग्रह हो, वो जरूर ही अमीर बन जाए, ये आवश्यक भी नहीं है। ऐसा हो जरूरी भी नहीं है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, चंद्रमा से उपचय भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा हो, उपचय भाव यानी तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, अगर चंद्रमा से उपचय भाव में ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, तो वो व्यक्ति को धनी बनाता है। जितने अधिक शुभ ग्रह बैठे हैं व्यक्ति को उतने ज्यादा धनी बनाते हैं। ये भी धन योग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चंद्रमा से उपचय में शुभ ग्रह का होना। जितनी अधिक मात्रा में शुभ ग्रह होंगे उतना अधिक धनी बनाएंगे, जितनी बली अवस्था में शुभ ग्रह होंगे उतना ज्यादा धनी बनाएंगे। दोनों ही स्थिति हो गई। अब इसके बाद जेमिनी सिस्टम की ओर भी हल्का सा ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि जेमिनी सिस्टम से जो है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे निकलते हैं। जेमिनी ज्योतिष रिजल्ट बहुत ही अच्छे निकलते हैं मेरे। खैर अपने बहुतेरे रिसर्च हैं जेमिनी सिस्टम पे, उनके भी बारे में बात कर लेंगे। जेमिनी ज्योतिष में एक चीज होती है, उसको कहते हैं आरूढ़। अब जैसा कि मैंने कहा कि जेमिनी ज्योतिष करने की मेरी अपनी विधि है, खुद की स्वयं की विधि है, स्वयं की विधि का ही इस्तेमाल करता हूं, आपको भी स्वयं की विधि ही सिखाऊंगा। पहले आरूढ़ निकालना सीखते हैं। भाव से भाव के स्वामी तक गिने, और भाव के स्वामी से फिर उतना ही भाव आगे गिने, तो आरूढ़ निकलता है। आम शब्दों में समझें, इसमें दो एक्सेप्शन भी हैं, दो विशेष नियम भी हैं। स्वस्थे दारा सुतस्त जन्म। मूलभूत तौर पर यह बात है, लग्न का आरूढ़ निकालना है तो लग्न की बात कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला किसी भी भाव भावेश पे लग जाएगा, बट अभी मुख्य तौर पे लग्न पे रखते हैं। अगर लग्नेश लग्न में हो तो आरूढ़ भी लग्न में ही जाएगा, राइट। भाव का स्वामी और आरूढ़। लग्नेश लग्न में हो तो आरूढ़ भी लग्न में रहेगा। लग्नेश द्वितीय भाव में हो तो आरूढ़ तृतीय भाव में जाएगा। लग्नेश तृतीय भाव में हो तो आरूढ़ पंचम भाव में जाएगा। लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो आरूढ़ चतुर्थ भाव में ही रहेगा। लग्नेश पंचम भाव में हो तो आरूढ़ नवम भाव में जाता है। लग्नेश छठे भाव में हो आरूढ़ 11वें भाव में जाता है। लग्नेश सप्तम भाव में हो आरूढ़ 10वें भाव में जाता है। लग्नेश अष्टम भाव में हो आरूढ़ तीसरे भाव में जाता है। लग्नेश नवम भाव में हो आरूढ़ पंचम भाव में जाता है। लग्नेश दशम भाव में हो आरूढ़ सातवें भाव में जाता है। लग्नेश एकादश भाव में हो आरूढ़ नवम भाव में जाता है। लग्नेश 12वें भाव में हो आरूढ़ 11वें भाव में जाता है।
ये मूलभूत नियम हो गए। इसको किसी भी भाव से लगाया जा सकता है। मानिए सप्तम भाव का आरूढ़ निकालना है, तो अगर सप्तमेश दशम में चला गया तो अपने से चतुर्थ भाव में गया है, आरूढ़ चतुर्थ भाव में ही रहेगा। अतः सप्तमेश दशम में गया हो तो सप्तम भाव का आरूढ़ दशम में ही रहेगा। ये मेरा आरूढ़ निकालने का अपना मेथड है, मेरा अपना रिसर्च है, मैं इसी को फॉलो करता हूं। आपको भी इसी को फॉलो करने की सलाह देता हूं। आरूढ़ के मामले में कुछ लोग यह मानते हैं कि आरूढ़ लग्न या सप्तम में नहीं हो सकता, कुछ लोग ये मानते हैं कि आरूढ़ चतुर्थ या दशम में नहीं हो सकता। मुझे लगता है दोनों ही बातें गलत है। नियम साफ सीधा है, भाव से भाव के स्वामी तक गिने, भाव के स्वामी से उतनी ही भाव आगे गिने, जो राशि होगी वो आरूढ़ होगा। इसमें दो बातें बोल दी हैं, स्वस्थे दारा सुतस्थे जन्म। स्वस्थ धारा का मतलब है अगर भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो आरूढ़ चतुर्थ भाव में ही रहता है, भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो आरूढ़ दशम भाव में चला जाता है। सीधी सीधी बात है। अब कुछ लोग इसमें ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि क्योंकि ये कहा कि भैया लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो आरूढ़ चतुर्थ भाव में ही रहता है, राइट, तो इसका मतलब ये है, बाकी अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ से चतुर्थ भाव गिनते तो सप्तम भाव आता। लेकिन ऋषि ने ये नहीं कहा कि सप्तम भाव में रहता है, ऋषि ने ये कह दिया कि चतुर्थ भाव में ही रहता है, अतः आरूढ़ सप्तम भाव में नहीं रह सकता। दूसरे में ये कहा कि अगर लग्नेश सप्तम भाव में हो तो आरूढ़ दसम भाव में चला जाता है, अन्यथा सप्तम से सप्तम गिनते तो लग्न में आता। कुछ लोगों को ये लगता है कि ऋषि ये कहना चाहते हैं कि लग्न में आरूढ़ नहीं आता, सप्तम में आरूढ़ नहीं आता, ऋषि यह कहना चाहते हैं। मुझे बात समझ नहीं आती, कहना चाहते होते तो कह देते कि लग्न सप्तम में आरूढ़ नहीं होता, ना ही आरूढ़ो संस्थितः लग्नात सप्तमो, लिख देते, सीधा सा श्लोक है ना। मेरे जैसा मूर्ख भी श्लोक बना पा रहा है, ऋषि तो बहुत बड़े हैं, श्लोक भी लिख देते। ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्लोक नहीं लिखा? उन्होंने लिखा स्वस्थ दारा सुतस्थ जन्म, है ना। लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो आरूढ़ चतुर्थ में ही जाता है, लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो आरूढ़ दसम में जाता है। बस ये दो बातें लिखी है, इन्हीं दो बातों को मान रहा हूं। तो लग्नेश लग्न में हो, लग्न में ही आरूढ़ रहता है, चतुर्थ में हो चतुर्थ में ही आरूढ़ रहता है, सप्तम में हो दसम में आरूढ़ चला जाता है, दसम में हो सप्तम में आरूढ़ जाता है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल सिंपल गणना है। मेरे हिसाब से आरूढ़ चारों केंद्र में आ सकता है। मेरा अपना रिसर्च है, रिसर्च से विस्तार में कभी और बात करेंगे। जेमिनी कोर्स में इस प्रिंसिपल में बहुत पढ़ाता हूं, अभी के लिए मुझे लगता है इतना काफी। अब जेमिनी ज्योतिष की बात करें, आरूढ़ आपने ढूंढ लिया, लग्न का आरूढ़ ढूंढ लिया आपने। अब इस लग्न के आरूढ़ से दो भाव जरूरी हैं, एक है एकादश भाव, दूसरा है द्वितीय भाव। लग्न के आरूढ़, आरूढ़ लग्न से द्वितीय भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा हो, गुरु बैठे, चंद्र बैठे, शुक्र बैठे या बुध बैठे, या फिर बलि ग्रह बैठे, उच्च का ग्रह बैठे, स्वराशि का ग्रह बैठे, तो धन योग बनाता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैठने वाले ग्रह की बात कर रहे हैं, भाव के स्वामी की बात नहीं हो रही है। तो धन योग बनाता है, ऐसा व्यक्ति धनी होता है। आरूढ़ से एकादश भाव की बात की है, आरूढ़ से एकादश भाव में अगर उच्च का ग्रह हो या नीच का ग्रह हो, तस्मिन उच्च नीचे वा श्रीमंत, उच्च नीच का ग्रह हो, व्यक्ति श्रीमंत होता है, धनी होता है। इसके अलावा अगर एकादश भाव में केवल स्वराशि का ग्रह हो, मूल त्रिकोण का ग्रह हो, उस मामले में व्यक्ति श्रीमंत तो नहीं होता, बहुत अमीर तो नहीं होता, धनी फिर भी होता है। अगर ग्रह मित्र राशि या शत्रु राशि में हो, उस मामले में व्यक्ति को इनकम तो होती है लेकिन बहुत धनी हो ऐसा खास नहीं होता। कोई भी ग्रह ना हो तो धन की स्थिति थोड़ी डावाडोल होती है, लेकिन इस मामले में फिर हम दृष्टि को देखेंगे। दृष्टि भी ना हो, कोई ग्रह भी ना बैठा हो, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब क्योंकि जेमिनी लग्न के आरूढ़ से एकादश भाव से इनकम देखते हैं, आय देखते हैं, अगर जेमिनी सिस्टम का इस्तेमाल करें तो आदमी क्या काम करेगा, क्या व्यवसाय होगा, क्या प्रोफेशन होगा, उसके लिए भी आरूढ़ से एकादश भाव को बखूबी देखा जा सकता है। क्योंकि इसमें जेमिनी आगे जाकर के बताते हैं कि अगर सूर्य या शुक्र या राहु संबंध रखता हो तो सरकार से धन कमाता है इत्यादि। तो प्रोफेशन जो है, आदमी क्या काम करेगा, ये भी आरूढ़ के एकादश से देखा जा सकता है।
जैसे एकादश से लाभ देखते हैं, वैसे ही द्वादश से व्यय भी देखेंगे। तो आरूढ़ से द्वादश भाव में उच्च नीच ग्रह का संबंध हो तो बहुत व्यय करता है। स्वराशि मूल त्रिकोण ग्रह का संबंध हो तो ठीक ठाक व्यय करता है। शत्रु राशि मित्र राशि ग्रह का संबंध हो तो व्ययशील खैर फिर भी होता है। दृष्टि भी देखेंगे, और अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि इत्यादि ना हो तो व्यय कम से कम करता है। ये सीधी सीधी बात हो गई। तो सारे सिस्टम्स को अगर हम मिला लेंगे तो मैंने आपको मुख्य तौर पर कुछ बात बोली। पहले मैंने आपको कहा है एकादश एवं द्वितीय भाव एवं भावेश, इनका बली होना धन योग बनाता है। चंद्र से उपचय में शुभ ग्रह, उपचय माने तीसरा छठा दसवां और 11वां भाव शुभ ग्रह बनाता है। आरूढ़ से द्वितीय एवं एकादश में बलि ग्रह का होना, यह भी धन योग बनाता है। ये तो हो गई धन योग की बातें। इसमें एक खास चीज आती है, विशेष धन योग। पराशर ऋषि इसका जिक्र करते हैं, है बहुत मजेदार चीज। विशेष धन योग में पराशर विशेष बात यह कहते हैं कि अगर, देखिए नियम बताते हैं, पंचम भाव में, पंचम भाव एकादश भाव, ऋषि कहते हैं जी पंचम भाव में अगर वृष या तुला राशि में शुक्र बैठा हो और एकादश भाव में मंगल हो तो बड़ा विशेष धन योग होता है। पंचम भाव में अगर मिथुन या कन्या राशि में बुध बैठा हो और एकादश भाव में गुरु हो या मंगल हो या चंद्रमा हो तो भी विशेष धन योग होता है। पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा हो सिंह में और एकादश भाव में शनि हो, एकादश भाव में चंद्र हो, एकादश भाव में गुरु हो तो भी विशेष धन योग होता है। पंचम भाव में मकर या कुंभ के शनि बैठे हों और एकादश भाव में सूर्य या चंद्र बैठ जाए तो भी धन योग होता है, विशेष धन योग होता है। विशेष कहा है, पंचम भाव में अगर धनु या मीन के बृहस्पति हों और एकादश भाव में अगर बुध होवे तो भी विशेष धन योग होता है। अगर मेष या वृश्चिक का मंगल पंचम भाव में हो और एकादश भाव में शुक्र हो तो भी विशेष धन योग होता है। और अगर पंचम भाव में कर्क का चंद्र हो एवं एकादश भाव में शनि हो तो भी विशेष धन योग होता है। आप लिस्ट याद भी कर सकते हैं, लेकिन यहां एक बात समझने की है, पंचम में वृष या तुला राशि में शुक्र होगा तो एकादशेष भी मंगल ही होगा, एकादशेष एकादश भाव में ही होगा। पंचम भाव में मिथुन या कन्या राशि होगी, बुध की राशि, तो एकादश भाव में गुरु की राशि ही होगी। पंचम भाव में सिंह होगा तो एकादश में शनि की राशि ही होगी। पंचम भाव में शनि की राशि होगी तो एकादश भाव में सूर्य या चंद्र की ही राशि होगी। पंचम भाव में बुध की, बृहस्पति की राशि होने से एकादश भाव में बुध की ही राशि होगी। पंचम भाव में मंगल की राशि होने से एकादश भाव में शुक्र की ही राशि होगी। और पंचम भाव में चंद्र की राशि होने से एकादश भाव में शनि की ही राशि होगी। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि पाराशर ऋषि यहां पर यह कह रहे हैं विशेष धन योग में, पराशर ऋषि ये कह रहे हैं कि अगर पंचम भाव से पंचमेश का संबंध हो और साथ ही एकादश भाव से एकादशेश का संबंध हो तो विशेष धन योग होता है। अनुभव में भी यह बात खरी उतरती है, पंचम भाव से पंचमेश का संबंध, एकादश से एकादशेश का संबंध, बड़ा विशेष धन योग होता है।
अब पंचम भाव में पंचमेश बैठा हो या पंचम भाव पे पंचमेश दृष्टि करता हो, एकादश भाव में एकादशेश बैठा हो या एकादश भाव में एकादशेश दृष्टि करता हो, फर्क नहीं पड़ता, फल एक समान ही है। ये एक मजे की बात हो गई। पंचमेश पंचम भाव में हो, एकादशेश एकादश भाव में हो, एकादशेश पंचम में हो, पंचमेश एकादश में हो, बहुत विशेष धन योग बनाता है। इस पूरे योग से यही बात समझ आती है। एक और भी विशेष बात कहते हैं पराशर, विशेष धन योग में इतना ही नहीं रुकते, विशेष धन योग में आगे वो कहते हैं लग्न में बैठा ग्रह एवं दृष्टि या युति कारक। आगे कहते हैं अगर सिंह लग्न हो, सिंह लग्न में सूर्य बैठा हो और दृष्टि मंगल या गुरु की आ जाए तो विशेष धन योग होता है। कर्क लग्न हो, कर्क लग्न में चंद्र बैठा हो और दृष्टि विशेष विशेष तौर पे बुध या गुरु की आ जाए तो भी विशेष धन योग होता है। मेष या वृश्चिक लग्न हो, उसमें मंगल बैठा हो और उस पर बुध शुक्र या शनि की दृष्टि आ जाए या युक्त योग वो भी लग्न में बैठे हो तो भी विशेष धन योग होता है। मिथुन या कर्क लग्न हो, उसमें बुध बैठा हो और उस बुध पर शनि या गुरु की दृष्टि या युति हो जाए तो भी विशेष धन योग होता है। धनु या मीन लग्न हो, लग्न में गुरु बैठा हो और उस पर बुध या मंगल की दृष्टि या युति हो जाए तो भी बड़ा विशेष धन योग होता है। वृष तुला लग्न हो, लग्न में शुक्र बैठे हो और उस लग्न पर शनि और बुध की किसी प्रकार से दृष्टि युति हो जाए तो भी बड़ा विशेष धन योग होता है। लग्न मकर या कुंभ हो, लग्न में शनि बैठे हो और उस लग्न पर किसी प्रकार से गुरु या मंगल की दृष्टि हो जाए तो भी बड़ा विशेष धन योग होता है। यह बात पराशर कहते हैं। इसमें एक बात तो समझ में आती है कि लग्नेश अगर लग्न में बैठा हो तो भी विशेष धन योग कहा है। मूलभूत बात यह है, मैं भी ये पढ़ाता हूं कि लग्नेश का लग्न में होना, लग्नेश का बली होना, लग्न का बली होना जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जब लग्न लग्नेश बली होगा, दशम भाव दशमेश बली होगा, तभी व्यक्ति जीवन में सफल होगा। और सफलता की बात करें तो सफलता में आर्थिक सफलता भी आती है। अगर व्यक्ति सफल नहीं है तो उसके पास कितना ही धन क्यों ना आ जाए, वो उसको बर्बाद तो कर ही देगा। तो सफलता के लिए लग्न लग्नेश का बनी होना, लग्न लग्नेश का बली होना, दशम दशमेश का बली होना बहुत जरूरी है। तो ये बात तो यहां समझ आ रही है कि लग्नेश अगर लग्न में ही बैठा हो तो व्यक्ति कम से कम धन के अभाव में तो नहीं रहता, अनटिल अनलेस, जब तक कि लग्नेश लग्न में पीड़ित ही ना हो जाए। जिन ग्रहों को दृष्टि या युति देने से धनयोग कारक बताया है उन ग्रहों का नाम क्यों लिया गया है ये पता नहीं, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है कि विशेष तौर पे धन योग हो गए, ये दो विशेष धन योग और पहले जो तीन योग बताए ये तीन योग। अब इन सब को नजर में रखते हुए हम यह इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए कुंडली देखिए, कुंडली कैसे देखी जाती है। कुंडली देखने के तरीके बड़े सीधे सीधे साफ साफ होते हैं, उन सीधे साफ तरीकों को समझना चाहिए। आप इन सारे नियमों को इस्तेमाल करते हुए उन ग्रहों को देखेंगे जो ग्रह की धन देते हैं। जब उन ग्रह की दशा अंतरदशा होगी, सीधा सा ज्योतिष का नियम है, कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में फल करता है। धन देने वाले जो ग्रह बने इन सारे नियमों से, उन ग्रहों की जब भी दशा अंतरदशा होगी उस दशा अंतरदशा में धनागम होगा। कैसे धनागम होगा? उन चीजों के द्वारा धनागम होगा जो चीज ये ग्रह दिखाते हैं। साफ सीधी सी बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। धन योग की संख्या कम हो, धन योग बनाने वाला ग्रह कमजोर हो तो धन योग या तो कमजोर होता है, औसत धन होता है या नहीं होता। ये दो में से सीधी बातें हो गई। इसमें खास तौर पे द्वितीय और एकादश भाव में ग्रह का बैठा होना, द्वितीय और एकादश की कमजोर स्थिति ये धन योग को नष्ट करेगी। जहां तक बाकी योगों की बात है वो योग बनेंगे ही नहीं। अगर विशेष धन योग नहीं बन रहा या धन योग नहीं बन रहा
तो व्यक्ति के पास विशेष धन नहीं होता, जीवन यापन तो कम से कम कर ही लेता है। एकादश भाव, एकादशेश कमजोर हो, एकादश भाव या द्वितीय भाव में कमजोर ग्रह बैठे हों, इस मामले में निर्धनता होती है। इस पूरे मामले में ध्यान रखेंगे कि द्वादश भाव खर्च का भाव है। अगर व्यक्ति का इनकम अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति खर्चीला है, खर्च का भाव भी है, नुकसान का भाव भी है। अगर व्यक्ति की इनकम अच्छी नहीं है लेकिन व्यक्ति खर्चीला है, तो भी व्यक्ति के पास निर्धनता रहेगी। खर्चीला कैसे होगा? बहुत बली ग्रह अगर द्वादश भाव में बैठेगा, द्वादशेश अगर द्वादश भाव को देखेगा, या द्वादशेश बहुत बली हो जाएगा। द्वादशेश बहुत बली होगा तो खर्च बढ़ जाएगा। बलि ग्रह द्वादश द्वादश भाव में होगा तो खर्च बढ़ जाएगा। द्वादशेश द्वादश भाव को देखेगा, गुरु द्वादश भाव को देखेगा, बुध द्वादश भाव को देखेगा, तो भी खर्च बढ़ जाएगा। इन सारे मामलों में अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, इनकम अच्छी नहीं है, आय अच्छा नहीं है, तो बढ़े हुए खर्च से क्या होगा? व्यक्ति चीजों को लूज करता जाएगा, खोता जाएगा। क्योंकि द्वादश भाव केवल खर्च का भाव नहीं है, किसी चीज को खोने का, हानि का भाव भी है। इसको जो है कि ध्यान में रखना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए इसी के मद्देनजर एनालिसिस करेंगे। द्वादश भाव से, द्वादशेश से जिस भी ग्रह का संबंध होगा, आरूढ़ से द्वादश भाव से जिस भी ग्रह का संबंध होगा, जो ग्रह द्वितीयेश एकादशेश को पीड़ित करेंगे, जो कमजोर ग्रह द्वितीय एवं एकादश भाव में बैठे होंगे, उनकी दशांतर दशा में धन का नुकसान होगा, धन की कमजोरी होगी, धनागम में दिक्कत हो गई। साफ सीधा सा फंडा है। ज्योतिष को आप एक बार समझ लें, इस्तेमाल करना लगाना बहुत ही आसान काम होता है। जरूरत क्या है? समझने की। कुछ धनी लोगों के हॉरोस्कोप देखेंगे, निर्धन लोगों के हॉरोस्कोप तो पर्सनल एक्सपीरियंस में निर्धन लोगों के हॉरोस्कोप हैं, लेकिन जिनकी कुंडलियां मैं देखता हूं उनके हॉरोस्कोप जनरली एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता नहीं हूं, ना ही क्लास में लेता हूं, ना ही वीडियोस में लेता हूं, तो उनके एग्जाम्पल नहीं लूंगा। केवल धनी लोगों के एग्जाम्पल जो है कि थोड़े थोड़े लेते हैं। सबसे पहले मुकेश अंबानी जी के हॉरोस्कोप से शुरू करते हैं। आप सब लोगों को पता है भारत में हम रहते हैं, मुकेश अंबानी जी बहुत धनी व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी जी की जन्म पत्रिका का अगर हम अवलोकन करेंगे, क्या प्राप्त करते हैं? सारे धनी योग बारी बारी से लगाते हैं। भाव कब बली होता है? यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो वा, होरा स्वामी गुरु विक्षित युता दृष्टा नान्यश्च हविर्योत्कटा। जब भाव को गुरु बुध या भाव का स्वामी देखे तो भाव बली होता है। द्वितीय भाव को द्वितीय से देख रहा है तो द्वितीय भाव बली है। वक्री ग्रह को बलि ग्रह बताया था, द्वितीय भाव में वक्री शनि बैठा है, द्वितीय भाव में भी बलि ग्रह बैठा है। द्वितीय भाव में अगर बलि ग्रह है, द्वितीय भाव को देख करके द्वितीय भाव को भी बलि बना रहा है, बहुत बढ़िया। एकादश भाव की बात करेंगे, एकादश भाव में वक्री गुरु बैठा है, एकादश भाव में भी बलि ग्रह है। एकादश से सूर्य उच्च बैठा है सप्तम भाव में। एकादशेश की स्थिति भी बहुत अच्छी है, धन योग तो बना ही हुआ है। ये तो पराशर के धन योग की बात हो गई। विशेष धन योग पराशर ने क्या कहा था आपको? विशेष धन योग में पराशर ने ये कहा था कि तुला लग्न हो, लग्न में लग्नेश बैठा हो, लेकिन मैंने व्याख्या में आपको यह बात कही थी कि लग्न और लग्नेश बली हो। मैंने ये नहीं कहा कि बैठा ही हो, बली हो। अब आप देखेंगे लग्न तुला है और तुला लग्न पे शुक्र की दृष्टि है, तो लग्नेश की लग्न पे दृष्टि से बली हो गया। तुला लग्न में और कौन से ग्रह चाहिए हमको? तुला लग्न में हमको और चाहिए शनि बुध। शनि बुध का लग्न से संबंध हो या लग्नेश से संबंध हो, बुध का संबंध तो लग्न से है ही, बुध की दृष्टि है लग्न पे। ये भी विशेष प्रकार का धन योग जो है कि हो गया। तो पराशर का विशेष धन योग भी हो रहा है, लग रहा है। चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा से एकादश भाव, तृतीय भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में कोई बलि ग्रह नहीं है, बलि शुभ ग्रह नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी धन योग तो है ही। आरूढ़ की बात करेंगे तो लगने सप्तम भाव में बैठा है, लगने सप्तम भाव में बैठा हो तो आरूढ़ दशम भाव में जाता है। दशम भाव में आरूढ़ है, आरूढ़ से द्वादश मिथुन में आप देखेंगे कोई ग्रह नहीं है, केवल चंद्रमा की दृष्टि है। वहीं आरूढ़ से एकादश भाव में आएंगे तो आप देखेंगे मंगल बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है, शनि वक्री होने से बलि ग्रह भी है। आरूढ़ से द्वादश में केवल एक ग्रह का संबंध है, आरूढ़ से एकादश में दो ग्रह का संबंध है। अतः मुकेश अंबानी जी धनी है, हम सब जानते हैं। ठीक हो गई बात। दूसरी कुंडली देखते हैं। ये रॉबसन एस वॉल्टन नामक व्यक्ति हैं। अमेरिका में बहुत बड़ा सुपरमार्केट का चेन है, वॉलमार्ट कहते हैं उसको।
उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, नाम आप सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। इनकी कुंडली में धन योग देखने की कोशिश करते हैं, एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले द्वितीय भाव, द्वितीय भाव को देखता है। भाव को स्वामी देखे, भाव को बली करता है, द्वितीय भाव को बली कर रहा है। एकादश भाव की जहां तक बात करेंगे, एकादशेष एकादश भाव को देखता तो नहीं है। एकादश भाव में क्या बलि ग्रह बैठा है, चंद्रमा बैठा है, कुछ खास बलि तो नहीं है। एकादशेष जो शनि है, वक्री होकर के मिथुन राशि में बैठा है, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो बलि हो जाता है। एकादशेष बलि है, धन योग तो दर्शाता है। पंचम नवम भाव के अगर संबंध की बात करें, नवमेश पंचम भाव में बैठा है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। पंचम और नवम भाग्य के भाव हैं, ये बात सीधी समझी जाए। एकादशेष का एकादश भाव से, पंचमेश का पंचम भाव से संबंध तो नहीं है। विशेष धन योग में लग्न वाला योग लगाते हैं। लग्न वाला योग आपको क्या कह रहा है? माफ कीजिएगा, मैं हॉरोस्कोप नहीं शेयर किया हुआ है, सॉरी। एक बार फिर से जरा जल्दी जल्दी जो है कि इसको वापस से कर लेते हैं। ये रॉबर्ट एस वॉल्टन की कुंडली थी। हम इसमें ये बात करते हैं, मुकेश अंबानी की कुंडली एक बार फिर से अंत में ले लेंगे। रॉबर्ट एस वॉल्टन की कुंडली थी, यहां पर हम ये बात कर रहे थे कि शुक्र भाव को देख रहा है, द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय के द्वितीय भाव में देखने से द्वितीय भाव बली होता है, धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। एकादश भाव में कोई बली ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, लेकिन एकादश शनि है, और शनि तृतीय भाव में वक्री बैठे हुए हैं, वक्री ग्रह बलशाली होता है। शनि के वक्री होने से एकादश भाव को भी बल मिलता है। बेसिक जो है कि पराशर का धन योग वो क्लियर हो गया। पंचमे नवमेश जो है कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो नवमेश के पंचम भाव में बैठने से व्यक्ति भाग्यशाली भी बनता है, भाग्यशाली वो है। ये बात भी सीधी हो गई। पंचमेश का पंचम भाव से, एकादशेश का एकादश भाव से तो कोई संबंध नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लग्न जो है कि मंगल का लग्न है, मेष लग्न है। हमने क्या जाना था? मेष लग्न हो और लग्न में मंगल बैठा हो, ये बात पराशर कर कहते हैं। व्याख्या करते हुए मैंने कहा था कि लग्न लग्नेश बली हो, मंगल लग्न को देखता है तो लग्न को बली कर देता है। जब मेष या वृश्चिक लग्न हो और लग्न से लग्नेश का संबंध हो, लग्न से मंगल का संबंध हो, क्योंकि मंगल का लग्न होगा तो लग्नेश मंगल ही होगा, है ना। तो लग्नेश लग्न में बैठा हो, लग्नेश लग्न से संबंध करता हो, लग्न बली हो जाता है। उस मामले में अगर लग्न को बुध शुक्र या शनि का संबंध हो तो व्यक्ति को विशेष धन योग होता है। बुध का संबंध है, बुध की दृष्टि है। बुध ना केवल लग्न को देख रहा है बल्कि लग्नेश के साथ भी बैठा है, विशेष धन योग का सृजन करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह शुक्र बैठा है, चंद्रमा से भी धन योग बन रहा है। आरूढ़ की गणना कर लेते हैं। लग्ने सप्तम भाव में बैठा है, जब लग्ने सप्तम भाव में बैठा हो तो जैसा मैंने कहा था, दशम भाव में आरूढ़ जाता है। दशम भाव में आरूढ़ जाता है, दशम से द्वादश भाव नवम भाव में देखेंगे, वहां पर केतु बैठा है, शनि और गुरु की दृष्टि है, खर्च तो दिखाता है। एकादश भाव पे आएंगे, एकादश भाव पे आप देखेंगे शुक्र बैठा हुआ है, इनकम भी दर्शाता है इस कुंडली में। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि खर्च ज्यादा है, इनकम कम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बात भी कही थी कि आरूढ़ से द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को विशेष धन योग होता है। और इसमें चार चांद की क्या बात है कि दूसरा शुभ ग्रह गुरु इसको देख भी रहा है। तो क्योंकि आरूढ़ से द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा है और शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो विशेष धन योग बन गया। अब आरूढ़ से द्वादश भाव में ज्यादा ग्रहों का संबंध है और एकादश भाव में कम ग्रह का संबंध है, यह बात कोई मायने नहीं रखती, धन योग तो यहां पर है ही। ये वॉल्टन साहब की कुंडली हो गई। जो कुंडली हमने मिस कर दी थी मुकेश अंबानी साहब की, उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि एक दो कुंडली और ले सकें। तो मुकेश अंबानी जी की कुंडली में जैसा कि मैं सबसे पहले कह रहा था, द्वितीय एकादश भाव से शुरू करेंगे। द्वितीय भाव में वक्री शनि बैठा है, वक्री ग्रह बलशाली होता है, द्वितीय भाव में बलशाली ग्रह आ गया। एकादश भाव में गुरु है, गुरु वक्री है, एकादश भाव में भी बलि ग्रह आ गया। द्वितीय एकादश दोनों भाव में बलि ग्रह है। द्वितीय से द्वितीय भाव को देख करके द्वितीय भाव को बलि कर रहा है। द्वितीय मंगल द्वितीय भाव को देख के भाव को बलि कर रहा है ना। हो रहा स्वामी गुरु के विकसित युता दृष्टा नान्यश्च वीर्योत्कटा, जो राशि गुरु बुध और स्वामी के द्वारा देखी जाती है वह राशि बली होती है। एकादश भाव की बात करेंगे, एकादश सूर्य है, सूर्य उच्च का बैठा है सप्तम भाव में,
तो एकादशेश भी बली है, सोने पे सुहागा। बहुत अच्छी बात। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर विशेष धन योग की बात करेंगे, पंचमेश पंचम भाव में नहीं बैठा, एकादशेश एकादश भाव में नहीं बैठा। इसके अलावा पराशर ने क्या कहा? पराशर ने कहा अगर वृष या तुला का लग्न हो और उसमें से शुक्र का संबंध हो, तुला लग्न है, शुक्र की दृष्टि है, तो उस शुक्र के साथ अगर शनि या बुध का भी संबंध हो जाए तो विशेष धन योग का सृजन होता है। बुध, जैसा कि आप देख रहे होंगे, बुध लग्नेश के साथ भी बैठा है, लग्न पे दृष्टि भी करता है, विशेष धन योग का सृजन कर ही रहा है। जहां तक पंचमेश और नवमेश की बात है, पंचमेश और नवमेश का आपस में कोई संबंध नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठता है, पराशर ने खास तौर पे कहा है पंचम और द्वितीय भाव विशेष धन देने वाले हैं। अगर पंचमेश और नवमेश विशेष धन देने वाले हैं, अगर पंचमेश या नवमेश किसी भी प्रकार से द्वितीय या एकादश भाव से संबंध बना लेते हैं, चाहे भाव में बैठे हों या दृष्टि करते हों, तो व्यक्ति किस्मत से बहुत धनी होता है। ये पिछली कुंडली में भी था, मुकेश अंबानी जी की कुंडली में भी है, दोनों को ही विरासत में धन प्राप्त हुआ है। चंद्रमा से जो योग था वो योग इस कुंडली में तो नहीं लग रहा है, लेकिन जैमिनी का योग एकदम चोखा खरा, 100% 100% काम करने वाला। आप देखेंगे लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है तो आरूढ़ दशम भाव में चला जाएगा, आरूढ़ दशम भाव में जाएगा, आरूढ़ से द्वादश भाव नवम भाव में केवल चंद्रमा की दृष्टि, एक ही ग्रह की दृष्टि है। आरूढ़ से एकादश भाव में जो कि वृष राशि है, मंगल उसमें बैठा हुआ है, शनि की उस पर दृष्टि है, दो ग्रह का संबंध है, इनकम अच्छी है। आरूढ़ से द्वितीय भाव में शुभ ग्रह गुरु बैठा हुआ है, विशेष धन योग का सृजन करता है। मुकेश अंबानी जी अमीर हैं, सब जानते हैं। तीसरी कुंडली ले लेते हैं। हेलेन वॉल्टन नाम की महिला है। सोचा मैंने कि दो पुरुष दो स्त्री कुंडली भी लेंगे, जनरली जब भी धन योग की बात होती है हम लोग स्त्री कुंडलियां नहीं लेते, गलत बात है। हेलेन वॉल्टन जी ये भी जो है कि वॉलमार्ट से संबंध रखती हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो वॉलमार्ट के संस्थापक की पत्नी है शायद, गलत भी हो सकता हूं मैं इस मामले में। वॉलमार्ट से संबंध रखती है, अमीर महिला है। बारी बारी काम शुरू करते हैं। द्वितीय भाव को सबसे पहले देखेंगे। द्वितीय भाव में उच्च का गुरु बलशाली ग्रह बैठा हो, भाव का फल बहुत अच्छा होता है, देखिए हम पा रहे हैं। वैसे भी नियम ये था, यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो वा गुरु बुध युतो दृष्टो वा, होरा स्वामी गुरु ज्ञ विकसित युता दृष्टा नान्यश्च विद्योत्कटा। गुरु के बैठने से, उच्च के गुरु के बैठने से ना केवल उच्च ग्रह बैठा, जबकि गुरु भी बैठ गया, तो गुरु वैसे भी बैठ करके या दृष्टि करके भाव को बली कर देता है, और अगर उस भाव में उच्च हो या भाव का स्वामी हो तो कहना ही क्या, चार चांद लग गए पूरी स्थिति में। तो एकादश भाव में जो गुरु उच्च का बैठा हुआ है, सॉरी द्वितीय भाव में जो गुरु उच्च का बैठा हुआ है, उससे धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। एकादश भाव की बात करेंगे, एकादश भाव में कोई ग्रह तो नहीं बैठा, लेकिन एकादशेश मंगल की एकादश भाव पे दृष्टि है, एकादश भाव को बली बनाता है, इनकम अच्छी देता है। पंचमेश पंचम भाव में बैठा हुआ है शुक्र, एकादशेश मंगल एकादश भाव से संबंध रखता है। पराशर ने तो यह कहा है कि पंचमेश पंचम में एकादशेश एकादश में बैठा हो तो राजयोग होता है, लेकिन मैंने व्याख्या करते हुए क्या कहा था कि पंचमेश का किसी प्रकार से पंचम से संबंध हो, एकादशेश का किसी प्रकार से एकादश से संबंध हो, या पंचम एकादश का आपस में संबंध हो जाए तो भी विशेष धन योग का सृजन हो जाता है, जो कि यहाँ पर हो ही गया था। तो प्रिंसिपल तो देखिए ऋषि ने पुस्तक में लिखा है, पुस्तक कोई भी उठा करके पढ़ सकता है। गुरु ज्ञान कहाँ से है? गुरु ज्ञान अनुभव से आता है। तो व्याख्या के दौरान जो बात हम कहते हैं उस पर ज्यादा ध्यान रखी जाए, ये हम आपसे आग्रह करते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी ठीक से सीख पाएंगे। इसलिए व्याख्या की भी जा रही है। दूसरी बात क्या है, लग्न से लग्नेश का संबंध हो तो दूसरे प्रकार का विशेष धन योग भी देखना चाहिए। लग्न से लग्नेश का संबंध है नहीं तो दूसरे प्रकार का विशेष धन योग नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं। चंद्रमा से उपचय में अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो भी धन योग बनाते हैं, चंद्रमा से उपचय में कोई शुभ ग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं। अगली बात होती है विशेष धनी जैमिनी के आरूढ़ बेस्ड धन योग की। लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में आरूढ़ लग्न जाएगा। एकादश भाव में आरूढ़ लग्न है, आरूढ़ लग्न से द्वादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, ठीक। आरूढ़ से अगर आप एकादश भाव में आएंगे तो आरूढ़ से एकादश भाव में शनि की राशि है, उस पे शनि की ही दृष्टि है। क्या कहा था पहले, जिस भाव पे भाव के स्वामी की दृष्टि हो वो भाव बहुत बली होता है। तो आरूढ़ से एकादश भाव में आरूढ़ से एकादशेश की दृष्टि है, जिससे आरूढ़ से एकादश भाव बहुत बली बन जाता है। बहरहाल आरूढ़ से द्वादश भाव में ग्रह चंद्रमा भी बैठा है, मंगल की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है,
तो एक्सपेंडिचर भी बहुत स्ट्रांग है इस हॉरोस्कोप में। आरूढ़ से द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो विशेष धनियों का निर्माण करते हैं। उसमें मैंने बात केतु केतु ग्रह का नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर आप मेरी इंग्लिश चैनल पे जेमिनी की वीडियो देख चुके हैं, ये बाकी भी वीडियो देख चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कि मैं जेमिनी को जनरली अच्छा ग्रह लेता हूँ। जेमिनी ऋषि सॉरी मैं केतु को जेमिनी के हिसाब से, जनरली जेमिनी के हिसाब से नहीं, हमेशा भी मैं केतु को अच्छा ग्रह लेता हूं, क्योंकि जेमिनी ऋषि ने खुद ही कहा है अत्र शुभ केतु, केतु शुभ है। तो आरूढ़ से द्वितीय भाव में केतु के बैठने से भी विशेष धन योग का सृजन हो रहा है। बहरहाल इस कुंडली में आरूढ़ से द्वादश भाव में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठे हुए हैं, जिस वजह से ये भी बात नजर में आती है कि एक्सपेंडिचर खर्च भी इनका बहुत रहा होगा। ठीक हो गई बात। एक और हॉरोस्कोप देखते हैं। ये महिला है लिलियन बेटनकोर्ट इनका नाम है। लॉरियल करके एक ब्रांड है मेकअप प्रोडक्ट्स का, शैम्पू वैम्पू आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। उसकी ये महिला फाउंडर है, बहुत अमीर है महिला, रह चुकी है, मतलब अमीर है। द्वितीय भाव को आप देखेंगे, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा। द्वितीय गुरु द्वादश भाव में बैठा हुआ है, कोई खास स्थिति नहीं है। एकादश भाव कुंडली में विशेष देखते ही बन पड़ता है। एकादश भाव में तीन तीन ग्रह बैठे हैं। एक बात समझ लीजिए, कुंडली में द्वादश भाव है, ऐसा समझिए कि जिंदगी के 12 हिस्से हैं। इनमें से जिस भाव में ज्यादा ग्रह बैठा होगा व्यक्ति उधर ज्यादा ध्यान देगा। जिस भाव में ग्रह बैठा है उधर व्यक्ति ध्यान देता है, जितने ज्यादा ग्रह बैठे हैं उतना ही ज्यादा ध्यान देता है। एकादश भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, मतलब एकादश भाव पे व्यक्ति का ठीक ठीक ध्यान तो है। इसमें खास बात यह है कि एकादशेश भी एकादश भाव में बैठा हुआ है, धन की स्थिति तो बहुत अच्छी होती है। और एकादशेश केवल एकादश भाव में बैठ के स्वराशि होकर ही बली नहीं है, वक्री होकर के भी बली है। तो धन योग तो बहुत ही विशेष बना, बहुत अच्छी बात। लग्न से लग्नेश का संबंध नहीं है तो विशेष धन योग नहीं देखते। एकादशेश तो एकादश भाव में बैठा है लेकिन पंचमेश का पंचमे से कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा विशेष धन योग भी नहीं काम में आता। कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। अन्यथा अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा से उपचय में कोई शुभ ग्रह भी खास नहीं बैठा, कोई बात नहीं। जेमिनी को देखते हैं। जेमिनी सॉर्ट का खरा हमेशा काम करने वाला सिस्टम। लग्न तृतीय भाव में बैठा है तो आरूढ़ पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव में आरूढ़, आरूढ़ से द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह तो नहीं बैठा, लेकिन दो शुभ ग्रह चंद्रमा और गुरु की दृष्टि है, विशेष धन योग बनाता है। आरूढ़ से द्वादश भाव में, अतः चतुर्थ भाव में किसी भी ग्रह का, कोई भी ग्रह वहां पर बैठे नहीं है, केवल गुरु की दृष्टि है। बट खास बात तो है आरूढ़ से एकादश भाव मकर, जहां पर उच्च का मंगल बैठा है। तस्मिन उच्च नीचे वा श्रीमंत, जहां उच्च का ग्रह बैठा हो एकादश भाव में तो व्यक्ति श्रीमंत होता है, बहुत धनी होता है। और खास बात क्या, राहु की भी दृष्टि है, एक ग्रह बैठा है दूसरे ग्रह की दृष्टि। तो आप देखेंगे आरूढ़ से द्वितीय भाव में चंद्रमा और गुरु जैसे दो शुभ ग्रह बैठ करके धन योग बना रहे हैं। आरूढ़ से एकादश भाव में उच्च का मंगल बैठ करके धन योग बना रहे हैं। राहु की दृष्टि भी है, वो भी धन योग बना रहे हैं। अतः ये बहुत अमीर हुई। इसमें एक बात समझने की है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ग्रह अपना फल अपनी दशांतर दशा में देता है। तो कुंडली के 9 ग्रहों में से अगर 3-4 ग्रह, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे नियम मैंने आपको बता दिए, तो कुंडली के 9 ग्रहों में से अगर 3-4-5 ग्रह धन योग बनाएंगे, धन योग में आ जाएंगे, तो अधिकतर दशा अंतर दशा में व्यक्ति को धन का लाभ होता ही रहेगा। और जब अधिकतर दशा अंतर दशा में, जब अधिकतर समय धन का लाभ होता रहेगा, तभी व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अन्यथा स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, अन्यथा व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। अगर मानिए कि 9 ग्रहों में से केवल एक ही ग्रह धन योग बनाता है या केवल 2 ही ग्रह धन योग बनाते हैं, तो लाइफ में आप बोलिए 20-22% टाइम ही व्यक्ति के पास धनागम ठीक रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये स्थिति तो बहुत पसंदीदा, बहुत फेवरेबल स्थिति नहीं है ना। तो कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह धन योग में आएंगे उतना ही ज्यादा भला होगा, है ना। इसको आप समझ लें। चारों कुंडलियों को एक बार फिर से अगर जल्दी से घूम करके आप देखें, तो आप देखिए इस वाली कुंडली में क्या हुआ। सबसे पहले तो 3 ग्रह एकादश भाव में आ गए, मंगल भी धन योग बनाने लग गया, चंद्रमा गुरु भी धन योग बनाने लग गए, है ना। तो 9 में से 6 ग्रह धन योग बनाने लग गए। तो आप समझिए कि 70% ऑफ द टाइम व्यक्ति के पास धन ही धन है। हेलन वॉल्टन की जो हमने कुंडली देखी थी, इसमें गुरु जो है कि ये धन योग बनाने लग गए थे। तो इन सारे कुंडलियों में अगर आप देखेंगे, तो मैं फिर से दोबारा चर्चा में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट इन सारी कुंडलियों में अगर आप देखेंगे तो 4 और 4 से अधिक ग्रह जो है कि धन योग में बार बार आ रहे हैं। तो जैसे 4 या 4 से ज्यादा ग्रह, क्योंकि 9 ग्रह हुए टोटल,
9 ग्रह का आधा 4.5 होगा, है ना। तो 4 या 4 से ज्यादा ग्रह जब धन योग में आ जाएंगे तो आप ये कह सकते हो कि 50% ऑफ द टाइम, आधे समय जो भी दशांतर दशा चलेगी उसमें व्यक्ति को धनागम होता रहेगा। और जब जीवन में आधे समय धनागम होता रहेगा, आधे समय इनकम अच्छी रहेगी, तभी तो व्यक्ति अमीर हो पाएगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और इसी के हिसाब से फलादेश करना चाहिए। और मुख्य बात, मूलभूत बात जो है वो ये है कि कुंडली का विश्लेषण करते समय अच्छे और बुरे दोनों चीजों को, योगों को और अवयोगों को, अच्छे योगों को और बुरे योगों को, दुर्योगों को, दोनों को ठीक से जांचना परखना चाहिए। और दोनों को ठीक से जांच परख करके अच्छे योग और बुरे योग में से कौन बली है इसका निष्कर्ष निकाल करके ही फलादेश कहना चाहिए। उसी के हिसाब से फलादेश आप कहें। और मैंने देखे वैदिक ज्योतिष में धन के बहुत सारे योग तो लोग बना लेते हैं, वो वीडियो में बात बात भी लोग कर रहे हो सकता है, लेकिन पूरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पैनाथन में जो मुख्य धन योग हैं वो मैंने इस वीडियो में बता दें। चाहे जैमिनी ज्योतिष से हो, चंद्र कुंडली से हो, पराशरी ज्योतिष से हो, ट्रेडिशनल ज्योतिष से हो, पारंपरिक ज्योतिष से हो, यही मुख्य धन योग हैं। कुंडली में कैसे देखना है सो भी मैंने आपको समझा दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस कुंडली को अगर आप ठीक से देख लेंगे, 2-3 बार 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 घुमा घुमा के देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और असली कुंडली में भी परख के देख लेंगे, तो कुंडली में धन का विश्लेषण करने में आपका कोई सानी नहीं रहेगा। और आप एकदम सटीक सटीक धन का विश्लेषण कुंडली में कर पाएंगे और व्यक्ति को यह कह पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति अमीर होगा, धनी होगा कि नहीं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। शुभ अस्तु।